तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस में मस्जिदों को बंद करना फ्रांस की सरकार को पड़ा भारी। फ्रांस में टूटा अल्लाह का कहर, हर एक सेकंड में मिल रहे हैं कोरोना के 2 लोग पॉजिटिव। तबाह होने की कगार पर पहुंचा फ्रांस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी मंत्री ने किया दावा, बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर इसलिए बीजेपी है हिंदुओं की पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के सामने झुकी मोदी सरकार ने पाकिस्तान से 358 भारतीय कैदियों को रिहा करने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेघालय में भाजपा को लगा बड़ा झटका। मेघालय में भाजपा के 15 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, मोदी अमित शाह की उड़ गई नींद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बुलीबाई नाम से मुस्लिम महिला की गिटहब ऐप पर की जा रही थी नीलामी, हुआ खुलासा तो बढ़ गया है बवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा एक तरफा नहीं हो सकती बात, हम अखिलेश से गठबंधन के लिए है तैयार, लेकिन बात करें सपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों को बंद करना फ्रांस को पड़ा भारी। फ्रांस में टूटा अल्लाह का कहर, हर एक सेकंड में 2 मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस की सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी काम फ्रांस में कर रही थी। फ्रांस की सरकार लगातार आतंकवाद के नाम पर मस्जिदों को बंद कर रही थी और मुसलमानों का फ्रांस में उत्पीड़न कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार को मस्जिदों यानी अल्लाह के घर को बंद करना भारी पड़ गया और अल्लाह का कहर फ्रांस में इस कदर टूटा है कि हर एक सेकंड में फ्रांस में कोरोना के 2 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसके बाद कोरोना की सुनामी में फ्रांस डूब चुका है और पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। यहां एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से फ्रांस में एक दिन में इतने ज्यादा मामले कभी नहीं मिले थे। सरकार ने बुधवार को फ्रांस की बताया है कि 24 घंटे में 2,08,000 नए कोरोना के केस दर्ज किए हैं, जो पूरे फ्रांस में महामारी के दौरान सामने आए दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि हालात बिगड़ रहे हैं। इससे पहले फ्रांस में एक दिन में 1,80,000 केस मिले थे और ताजा आंकड़ों ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों की मस्जिदों को बंद करना फ्रांस को भारी पड़ गया और किस तरह से फ्रांस में कोरोना का कहर टूट रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के मंत्री ने भाजपा को बताया हिंदुओं की पार्टी, कहा इसने बनवाया है राम मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा के साथ शनिवार को बाराबंकी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, इसलिए जनता जान चुकी है कि भाजपा ही हिंदुओं की पार्टी है और भाजपा सरकार में ही हिंदुस्तान सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भारत माता की पार्टी है। कांग्रेस के पंजे और सपा की साइकिल के निशान पर लक्ष्मी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी का वास होता है कमल के फूल पर। इससे पूर्व यात्रा के जिले में दाखिल होने के लिए भी भाजपा ने कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 2023-22 में लौट कर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लौट कर नहीं आने वाले हैं क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी और हिंदू उन्हीं को वोट देंगे। तो किस तरह से खुलेआम विवादित बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी सरकार के सामने झुकी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से 358 भारतीय कैदियों को रिहा करने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार किस तरह से अब पाकिस्तान के सामने झुक गई है। इसको लेकर अंधभक्तों को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से भारत के 350 कैदियों को पाकिस्तान से रिहा करने की मांग की है और इसकी लिस्ट भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से 356 भारतीय मछुआरों और 2 आम नागरिक कैदियों की रिहाई एवं उन्हें वापस भेजना सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार पाकिस्तान से 182 भारतीय मछुआरों और 17 आम नागरिक कैदियों के लिए तत्काल राजनयिक उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। वहीं पाकिस्तान की हिरासत में और जिनके बारे में समझा जाता है वे भारतीय हैं। भारत ने दोनों देशों के बीच मछुआरे एवं आम नागरिकों की सूची का आदान प्रदान भी किया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी अब भारत से 282 अपने कैदियों को रिहा करने की मांग की है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप हमारे 282 आम नागरिक और 73 मछुआरों को पाकिस्तान को सौंपोगे तो हम भी आपके 358 नागरिकों को कैदियों को रिहा कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अखिलेश यादव को फिर से ओवैसी ने दिया गठबंधन का ऑफर, कहा हम हैं गठबंधन के लिए सपा से राजी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख को गठबंधन करने का ऑफर फिर से दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव हमारी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं तो हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। शनिवार को सहारनपुर के बहटा विधानसभा में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए गठबंधन के मुद्दे पर ओवैसी ने अखिलेश को घेरा। जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से एआईएमआईएम से गठबंधन का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि ओवैसी हम पर इल्जाम लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम अखिलेश यादव से गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव हमसे ही गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है और एक तरफा गठबंधन नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 60 साल से हम कभी आतंकवादी कभी फिरका परिस्थिति है और हम पर ये इल्जाम लगते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि 9% उत्तर प्रदेश में यादवों की वोट प्रतिशत है, लेकिन यादव मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन 19% मुसलमान है, उनका डिप्टी सीएम क्या मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मेघालय में भाजपा को लगा बड़ा झटका, 15 बीजेपी नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मेघालय राज्य से भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के 15 दिग्गज नेताओं ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय में राज्य भाजपा के नेताओं के बीच आपसी लड़ाई चल रही है, जिससे भाजपा खेमे में घमासान मची हुई है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मेघालय के प्रभारी डॉक्टर एम चुबा आओ ने राज्य में पार्टी के नेतृत्व के मुद्दे पर आंतरिक दरार को स्वीकार किया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में भाजपा पार्टी में निश्चित रूप से चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि सदन का बंटवारा उसके नेताओं के एक वर्ग द्वारा राज्य पार्टी अध्यक्ष नारायण सेठ मावरी के नेतृत्व पर हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 15 बीजेपी के नेताओं ने मेघालय में बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, उससे इस्तीफा दे दिया। तो बड़ा झटका बीजेपी को मेघालय में ये सबसे बड़ा लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा में खुलेआम लगे गौड़ से जिंदाबाद के नारे, भड़काऊ नारे देखती रही पुलिस, गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की रिहाई की भी उठी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव में नमाज का विरोध करने वाले संगठनों ने शुक्रवार को महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले संत कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौड़ से देश बचाया और गौड़ से अमर रहे जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें कि लेकिन पुलिस चुपचाप वहां पर देखती रही और पुलिस ने इन भड़काऊ भाषण और गांधी को गाली देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया। कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में निकाले गए विरोध मार्च का नेतृत्व संयुक्त किसान संघर्ष समिति की कानूनी सलाहकार कुलभूषण भारद्वाज ने किया। ये करीब 22 स्थानीय संगठनों का एक समूह है जो हर शुक्रवार को गुड़गांव में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली नमाज को लेकर विरोध प्रदर्शन करता है। इस मार्च में पूर्व आरएसएस और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह पहाड़ी भी शामिल हुए थे, जिन्होंने पिछले दिनों पटौदी में एक स्कूल में मनाए जा रहे क्रिसमस कार्यक्रम में जो है खूब हुड़दंग मचाया था। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो है पुलिस के सामने किस तरह से ये अंधभक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं और जिसने महात्मा गांधी की हत्या की जिस आतंकी ने उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे ही मूर्ख दर्शक बनी देखती रही और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बुलीबाई नाम से मुस्लिम महिलाओं की गिटहब के ऐप पर की जा रही थी नीलामी, हुआ बवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें एक बड़ी खबर के अनुसार बुलीबाई नाम के गिटहब ऐप पर कुछ ऐसी तस्वीरों को शेयर किया गया है जिसके चलते एक बार फिर से विवाद खड़ा हो चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि गिटहब ऐप पर बुलीबाई नाम से एक अज्ञात समूह द्वारा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर खुद को नीलाम किया जा रहा है, इसके साथ उन्होंने पोस्ट की है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते शनिवार 1 जनवरी 2022 के दिन बुलीबाई नाम से एक ऐप पर कुछ मुस्लिम औरतों की तस्वीरों को अपलोड किया गया। इस मामले की सूचना मिलते ही अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से इस पर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। अब इस मामले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने अब मांग किया कि इस मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी हो और इन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल आपको बता दें कि बुलीबाई नाम से मुस्लिम महिलाओं की गिटहब ऐप पर नीलामी की जा रही थी और कहा जाता कि ये मुस्लिम महिलाएं बिकाऊ हैं, अगर कोई व्यक्ति इनको खरीदना चाहता है तो वह खरीद सकता है। तो किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव देश में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार की चीन ने बढ़ाई मुश्किलें, लागू किया नया सीमा कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन द्वारा शनिवार से अपना नया सीमा कानून लागू करने से आने वाले समय में भारत को उत्तरी सीमा और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि अब से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा विवादित स्थानों को लेकर और अड़ियल रुख अपना सकता है। वह सीमा पर और अधिक मॉडल गांवों को बसाने का काम कर सकता है। चीन इन गांवों का उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए करेगा। उल्लेखनीय है कि चीन ने 30 दिसंबर 2021 को एक भड़काऊ भाषण देते हुए अपने नक्शे
में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे। मेजर जनरल अशोक कुमार ने बताया कि नए भूमि सीमा कानून की आड़ में चीन द्वारा भारत और भूटान के साथ क्षेत्रीय सीमाओं को एक तरफा रूप से सीमांकित करने का नवीनतम प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक